नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। तो आज हम एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाले टॉपिक को पढ़ा जाएगा। ये हमारा लेसन नंबर 8 है। इससे पहले मैंने 7 लेसन जो थे उनको पढ़ा चुका हूं और उनकी वीडियो जो है उसकी प्लेलिस्ट लिस्ट भी बनाया हूँ, वहां से जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप प्राइमरी सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। और देखिए, जल्द ही भर्ती आने वाली है। 17,000 जो भर्ती है अनाउंस किया गया है, तो जनवरी में उस भर्ती का आने का आशा है। तो अगर आप इस टॉपिक को देखिए, ये 10 नंबर का पार्ट है, काफी इंपोर्टेंट पार्ट है और इसका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम जीवन कौशल को स्टार्ट कर देंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। आज पढ़ेंगे और इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा, यानी कि मैं हर टॉपिक को पढ़ा रहा हूं और हर टॉपिक को भी करा रहा हूं। तो चलिए दोस्त, सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर और पढ़ते हैं शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन होता क्या है, पहले साधारण शब्दों में समझिएगा। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में, देखिए एकदम साधारण लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो भी व्यवस्थाएं की जाती है, जो भी व्यवस्थाएं जिन प्रशासनों के द्वारा किया जाता है, उसी को शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है जेम्स एंड लुंडी इसको जेम्स एल लुंडी के अनुसार प्रबंधन के बारे में बताया गया है कि प्रबंधन मुख्यतः विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दूसरों के प्रयत्नों को नियोजित, समन्वित, प्रेरित और नियंत्रित करने का कार्य करता है। जो है प्रबंधन, प्रबंधन का मतलब होता है कि जब अनेक लोगों के सहयोग से प्राप्त जो संसाधन की सहायता से नियमों का पालन करते हुए लक्ष्य की जब प्राप्ति की जाती है, उसी को प्रबंधन कहा जाता है। और प्रबंधन अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में कर रहे हैं तो शिक्षा के क्षेत्र की बातें होती है, अगर आप कोई किसी और क्षेत्र में कर रहे हैं तो वो उस क्षेत्र की बातें होती है। हालांकि हमें शिक्षा के क्षेत्र में प्रबंधन करना है और प्रशासन के द्वारा, तो उसी को हम पढ़ रहे हैं। ठीक, पहला पॉइंट नियोजन, काफी इंपोर्टेंट चीज है। देखिए, विद्यालय अगर प्रबंधन की बात करें तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण अंग आते हैं जो कि एक विद्यालय प्रबंधन में आपको सहायता मिलते हैं, जिसमें से पहला है नियोजन। नियोजन जो प्लानिंग जिसको कहते हैं कि पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भविष्य में किए जाने वाले कार्यों की योजना निर्माण की प्रक्रिया को ही नियोजन या इंग्लिश में प्लानिंग इसको कहते हैं। तो काफी सरल हेडिंग था, पॉइंट था, उसको आपने समझ लिया। अब देखिए, आगे चलते हैं विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएं। देखिए, विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएं काफी इंपोर्टेंट पॉइंट, इसको समझते हैं और ये यहाँ से प्रश्न बनते हैं। जैसे कि विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएं क्या क्या होती है, जैसे कि विद्यालय प्रबंधन में लचीलापन होना चाहिए, विद्यालय प्रबंधन में व्यवहारिकता हो, राष्ट्र की सामाजिक समाहित हो और राजनीतिक तथा दार्शनिक नीतियों एवं मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए। विद्यालय प्रबंधन की विशेषता है, काफी इंपोर्टेंट विशेषता। लचीलापन का मतलब उसमें बदलाव की प्रक्रिया आसानी से की जा सकती है अगर विद्यालय की व्यवस्थाएं या प्रबंधन बना रहे हैं तो, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, उसमें व्यवहारिकता होनी चाहिए। देखिए, दूसरी विशेषता उसमें व्यवहारिकता होनी चाहिए। व्यवहारिकता का मतलब ये हुआ कि उसमें हर आदमी का गुण समाहित होना चाहिए। अगला, राष्ट्र की सामाजिकता सम्मिलित होनी चाहिए। जैसे कि एक राष्ट्र की सामाजिकता क्या है, जैसे 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस, 2 अक्टूबर, तो इतने जितने भी पर्व होते हैं उनकी सामाजिकता उसमें समाहित होनी चाहिए। अगला है राजनीतिक तथा दार्शनिक जो नीति और मूल्य होते हैं उनके अनुरूप जो है विद्यालय की प्रबंधन होना चाहिए। ये उसकी महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं विद्यालय प्रबंधन की। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगला पॉइंट, विद्यालय प्रबंधन के गुण सुधार हेतु बातों का अनुसरण। अगर आप विद्यालय प्रबंधन के गुण को समझेंगे, सुधार हेतु जो बातें होती है उनका आपको अनुसरण करना चाहिए अगर आप एक विद्यालय प्रबंधन की व्यवस्था कर रहे हैं तो। जैसे शिक्षा का प्रजातांत्रिक दर्शन होना चाहिए। प्रजातांत्रिक का मतलब बाल केंद्रित होना चाहिए। अगला, योग्य एवं क्षमता के अनुरूप
की स्वतंत्रता, शिक्षा प्रक्रिया छात्र केंद्रित होनी चाहिए। अगला है कि योग्य एवं क्षमता के अनुरूप कार्य की स्वतंत्रता होनी चाहिए। मतलब जो बच्चे जितने बच्चों का स्तर होता है, योग्यता होती है, उसी के अनुसार उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए प्रबंधन में। और अगला है शिक्षण प्रक्रिया छात्र केंद्रित होना चाहिए। विद्यालय प्रबंधन उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है उद्देश्य होने चाहिए, मतलब विद्यालय प्रबंधन के कुछ उद्देश्य होने चाहिए। लचीलापन का मतलब समझ ही गए होंगे, और अनुकूलन तथा स्थायित्व होना चाहिए, एक विद्यालय प्रबंधन के गुण के अंतर्गत आ जाते हैं, जिसमें आप सुधार कर सकते हैं। ठीक, गुलिक के अनुसार काफी इंपोर्टेंट ये परिभाषा है जो कि पूछी भी जाती है और महत्वपूर्ण परिभाषा है। इन्होंने कहा था कि गुलिक के अनुसार प्रबंधन से आशय किसी भी संस्था के मानवीय और भौतिक संसाधनों के प्रभावपूर्ण प्रयोग से है। जो भी प्रबंधन का आशय इन्होंने बताया था, प्रबंधन का आशय इन्होंने बताया था कि जो मानवीय संसाधन है, भौतिक संसाधन है, उसका जो प्रभावपूर्ण प्रयोग होता है वही प्रबंधन का महत्वपूर्ण गुण होता है या आशय होता है प्रबंधन से। ठीक, अगला पॉइंट है कि प्रबंधन वह विशिष्ट प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सामूहिक प्रयासों की सहायता से मानवीय भौतिक संसाधनों का उपयोग करके संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। देखिए यहाँ एक चीज समझने वाली है कि जिसके अंतर्गत सामूहिक प्रयासों, यानी कि इसमें कई लोगों का महत्वपूर्ण योगदान होता है प्रबंधन में, सहायता से मानवीय और भौतिक संसाधनों का उपयोग करके एकदम संगठन में प्रयोग करके उसकी जो उद्देश्य होते हैं उसी को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, प्रबंधन कहलाता है। तो ये था। अब आगे चलते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे शैक्षिक प्रबंधन एक गत्यात्मक प्रक्रिया है क्योंकि यह समय, परिस्थिति और वातावरण के अनुसार ढलती और बदलती रहती है। शैक्षिक प्रबंधन, ये देखिए हर चीज का जो शैक्षिक प्रबंधन वो अलग अलग होता है। अब देखिए आप अगर समझेंगे तो राजस्थान यानी कि अलग स्टेट और अलग स्टेट का जो शैक्षिक प्रबंधन होता है उसकी व्यवस्थाएं उसके वातावरण के अनुसार बनाई जाती है। तो हर जगह का जो है वही बात यहाँ पर कहा गया है कि शैक्षिक प्रबंधन एक गत्यात्मक प्रक्रिया होती है जो समय, परिस्थिति और वातावरण के अनुसार परिवर्तन या बदलती ढलती रहती है। ठीक, अगला पॉइंट है शैक्षिक प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जो अनवरत रूप से चलती रहती है। ये भी काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है कि शैक्षिक प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जो अनवरत रूप से चलती रहती है। अगला पॉइंट, शैक्षिक प्रबंधन एक संगठित प्रक्रिया। अब देखिए शैक्षिक प्रबंधन एक आदमी तो थोड़ी नहीं बनाता है, उसमें कई आदमी कई व्यक्तियों का संगठन होता है। अब प्रशासन में एक ही प्रशासन तो चला नहीं सकता, उसमें कई प्रशासनिक व्यक्ति होते हैं, समाहित होते हैं, जिनके आधारों पर शैक्षिक प्रबंधन बनाया जाता है। इसीलिए इसमें आगे कहा गया कि इसीलिए इसमें शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्यक्तियों का सामूहिक एकजुट होकर कार्य करता है शैक्षिक प्रबंधन। तो शैक्षिक प्रबंधन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, शैक्षिक प्रबंधन एक संगठित प्रक्रिया है, शैक्षिक प्रबंधन अनवरत रूप से चलती रहती है, शैक्षिक प्रबंधन एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। तो इस जो जितने भी ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इन चीजों को आप समझिएगा, परीक्षा के विकल्प में या तो प्रश्न में यही दिया रहेगा। ठीक, आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद अगला भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, शैक्षिक प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया है। अब देखो शैक्षिक प्रबंधन समाज में तो ही बनाया जाएगा तो वो सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि इसमें मानवीय संसाधन की विशिष्ट भूमिका होती है। जो मानव द्वारा बनाए गए संसाधन होते हैं उसकी जो शैक्षिक प्रबंधन में विशिष्ट योग्यता या भूमिका होती है। तो शैक्षिक प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला, शैक्षिक प्रबंधन की प्रक्रिया के तत्व, कुछ तत्व हैं जैसे नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। ये 6 तत्व या इनकी तत्व भी कह सकते हैं या प्रबंधन की प्रक्रिया भी कह सकते हैं। इसके 6 तत्व होते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है कि शैक्षिक प्रबंधन के कितने तत्व या कितनी संख्याएं होती हैं, तो 6 होती हैं। पहला नियोजन, संगठन और नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण होता है। 1 2 3 4 5 एक और होता है निर्णय होता है, रिजल्ट जिसको कहते हैं। रिजल्ट वो दिया नहीं गया है, फिर भी आप याद रखिएगा, रिजल्ट जिसको लास्ट में निर्णय
जो मिलता है उसको कहा गया है। तो 6 होता है, इसमें 5 दिया गया है, आप याद रखिएगा। नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण होते हैं। ये सभी किसी भी देश, संस्कृति की शैक्षिक संस्थाओं में कमावेश देखे जा सकते हैं। किसी भी देश की संस्कृति, शिक्षा के संबंधी जो भी प्रयास होते हैं वो इसी में समाहित होते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है कि पहले जब प्लानिंग आप करते हैं, नियोजना बनाते हैं, योजना बनाएंगे कि हमें ये करना है। अब जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब 2020 आई थी तो उसको पहले से योजना बनाई गई थी एक व्यक्ति के द्वारा। उसके बाद उस योजना के लिए एक संगठन बनाया गया होगा जिसमें कस्तूरी रंगन अध्यक्षता किए होंगे, आप उसी के आधार पर समझिएगा। तो एक योजना बनाई होगी, संगठन बनाया गया होगा और उस संगठन के आधार पर जब वो आपका योजना तैयार होता है, संगठन के आधार पर जो योजना तैयार की जाती है उसका निर्देशन किया जाता है नीचे वाले क्षेत्रों पर। और जब आप निर्देशन करते हैं तो आपका जो निर्देशन किया गया प्रक्रिया होती है या नियुक्तिकरण, उसको नियुक्तिकरण करेंगे उसको। देखिए यहाँ पर थोड़ा उल्टा दिया गया, जैसे नियोजना बनाएंगे फिर संगठन, नियोजन प्लानिंग करेंगे फिर ऑर्गेनिज्म करेंगे, संगठन बनाएंगे। अब वो संगठन नियुक्त करेगा अपने व्यक्तियों को कि भाई इस क्षेत्र में ये व्यवस्थाएं लागू करनी है, तो नियुक्त करेगा। अब नियुक्त करेगा तो उसको तो निर्देश भी तो देगा, और जब उसको निर्देश दिया जाएगा तो उस निर्देशन में कुछ नियंत्रण भी होते हैं, और जब वो नियंत्रण कुछ होते हैं तो उससे आपका रिजल्ट निकलता है, निर्णय निकलता है, और वही आपकी जो शैक्षिक प्रबंधन प्रक्रिया जी होती है उसको पूर्ण किया जाता है। तो पहले योजना, फिर संगठन, संगठन में कुछ नियुक्त किए जाते हैं व्यक्ति, और उन नियुक्त किए गए व्यक्तियों को निर्देश दिया जाता है, जो पॉलिसी बनाई जाती है उस पॉलिसी का निर्देश दिया जाता है उनको, और उन निर्देशों में कुछ नियंत्रण होते हैं। यही शैक्षिक प्रबंधन के जो है महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। तब आपको क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो शैक्षिक प्रबंधन के कितने तत्व होते हैं, 6 होते हैं, इसमें 5 दिया गया है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है शैक्षिक प्रशासनिक व्यवस्था में किसी विद्यालय का सर्वोच्च अधिकारी प्रधानाचार्य होता है। तो जब किसी शैक्षिक प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं होती हैं किसी भी विद्यालय का, तो उसका सर्वोच्च अधिकारी की अगर हम बात करें तो वो प्रधानाचार्य या प्रिंसिपल जिसको कह सकते हैं वो होता है। ठीक, आगे लिखा गया कि वर्तमान समय में भारत में NIEPA राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन जो है, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट एजुकेशन पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है संस्था, शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में कार्य कर रही है। तो याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि विद्यालय एवं प्रशासन की शैक्षिक संस्था के उद्देश्यों लक्ष्यों की प्राप्ति में सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। कौन घटक होता है, तो विद्यालय एवं प्रशासन। याद रखिएगा, विद्यालय और प्रशासन शैक्षिक संस्थान के जो उद्देश्य होते हैं उसके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक ये होता है। ठीक, शैक्षिक विद्यालय एवं प्रशासन होता है। आगे चलते हैं। आगे कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है शैक्षिक प्रबंधन से, तो उसको समझते हैं। जैसे आगे दिया गया है कि शैक्षिक प्रबंधन वह शक्ति है जो वित्त का प्रबंधन करती है, मानवीय तत्वों का प्रबंधन करती है, भौतिक तत्वों का प्रबंधन करती है और सिद्धांतों का प्रबंधन। इन चारों के बीच तालमेल बैठाकर शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में उस संगठन को अग्रसर करती है शैक्षिक प्रबंधन। तो शैक्षिक प्रबंधन होता है जो वो वित्त भी देता है, धन भी देता है। देखिए, विद्यालयों को धन भी आवंटित किया जाता है, आप लोगों को पता है। मानवीय तत्व भी दिए जाते हैं, कुछ तत्व जैसे कि कुछ संसाधन हो जाते हैं। भौतिक तत्व भी दिए जाते हैं जो बनावटी होते हैं, खेल कूद के श्यामपट ये सब। और सिद्धांत भी कुछ दिए जाते हैं कि आप इस सिद्धांत के आधार पर उसमें शिक्षा की व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाना है। इन चारों के तालमेल के आधार पर जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं उन उद्देश्यों को संगठनात्मक रूप से अग्रसर यानी आगे बढ़ाया जाता है शैक्षिक प्रबंधन के तहत। ठीक, आगे चलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि शिक्षा में नीति, कार्यक्रमों,
पाठ्यचर्या इत्यादि के निर्माण के लिए जिम्मेदारी दी जाती है, उसी को शैक्षिक प्रबंधन की होती है। ठीक, ये जो जिम्मेदारियां दी गई है वो शैक्षिक प्रबंधन की होती है। यानी नीति, कार्यक्रमों, पाठ्यचर्या इत्यादि के निर्णय के लिए जिम्मेदारी शैक्षिक प्रबंधन की होती है। यानी कि जो प्रबंधन बनाता है उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि ढंग से इसको लागू किया जाएगा। ठीक, अगला पॉइंट है कि शैक्षिक कार्यकर्ताओं की क्षमता वृद्धि के लिए प्रशासन प्रोत्साहित करता है। शैक्षिक कार्यकर्ता की क्षमता को जैसे कि कई क्षेत्र होते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं कि जो शिक्षा के क्षेत्र में जो व्यवस्थाएं बनाई गई होती हैं उस पर काफी ध्यान से कार्य करते हैं, लेकिन कुछ लोग लापरवाही करते हैं। तो जो मतलब उसमें ज्यादा योगदान, क्षमता जिसकी ज्यादा योगदान होता है, तो उनको प्रोत्साहित करने का कार्य जो है शैक्षिक कार्यकर्ताओं को जो होते हैं उनको प्रोत्साहित करने का कार्य भी सरकार करती है, कुछ इनामें देती है। ठीक, अगला पॉइंट है विद्यालय में आधुनिक एवं तकनीकी ज्ञान के लिए पाठ्य पुस्तक प्रबंध किया जाता है। ये भी शैक्षिक प्रबंधन के ही अंतर्गत आता है। और अगला पॉइंट है शिक्षण में शैक्षिक प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का नियोजन यानी योजना बनाना मुख्य उद्देश्य होता है। आगे शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रबंधन ज्ञान को अस्थायी बनाने हेतु किया जाता है। शिक्षण अधिगम सामग्रियां जो होती हैं, जैसे प्रत्यक्ष रूप से जो भी खेलने कूदने की जो दिया जाता है या कुछ हस्तलिखित कार्य कराए जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि ज्ञान जो बच्चों को है तो वो अस्थायी होते हैं। आगे चलते हैं, शिक्षण प्रणाली की मूल इकाइयां देखते हैं। शिक्षण प्रणाली की मूल इकाई की अगर हम बात करें तो विद्यालय एवं विद्यालय प्रबंधन का मूल इकाई कक्षा होती है। तो एक चीज को याद रखिएगा, शिक्षा प्रणाली की मूल इकाई पूछे तो उसको कक्षा कक्ष जो होता है उसको कहते हैं। यानी विद्यालय प्रबंधन का मूल इकाई कक्षा होता है। ठीक, जिसमें बच्चे सीखते हैं, जिसमें छात्र अधिगम करते हैं, वही शिक्षा प्रणाली की मूल इकाई होती है। अगला पॉइंट है विद्यालय में स्वच्छ शैक्षिक वातावरण के निर्माण के लिए कक्षा कक्ष प्रबंधन किया जाना चाहिए। तो कक्षा कक्ष प्रबंधन जो है विद्यालय के स्वच्छ शैक्षिक वातावरण के निर्माण के लिए प्रबंधन किया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद और काफी इंपोर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे कि विद्यालय का मूल्यांकन प्रमुख आधार पर किया जाता है। यानी कि विद्यालय का जो मूल्यांकन किस आधार पर किया जाता है, तो विद्यालय की सफलता का आकलन मानवीय मूल्यों के विकास में विद्यालय के योगदान के आधार पर किया जाता है। विद्यालय का मूल्यांकन जब शैक्षिक प्रबंधन बनाया जाता है तो उसके आधार पर कितने उस विद्यालय के बच्चों के जो मानवीय मूल्य होते हैं, मतलब एक नहीं होता है नैतिक मूल्य जो देखे जाते हैं, नैतिक सामाजिक मूल्य ये सब देखे जाते हैं, तो उसके आधार पर उस विद्यालय की जो योगदान है उसको आंका जाता है। ठीक, आगे लिखा गया कि विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र के अध्ययन के घटक, विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र के अध्ययन के घटक कौन कौन से, इसके 4 घटकों में किया जा सकता है। शिक्षा के विकास का लक्ष्य, नियोजन के कार्यक्रम और कार्यक्रमों की व्यवस्था करना, प्रबंधन के कार्यों का आकलन करना, ये जो है विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र के अध्ययन के घटक के अंतर्गत आते हैं। आगे चलने के बाद विद्यालय भवन के प्रमुख आकार, जिसे विद्यालय भवन के प्रमुख आकार जैसे आई आकार के, ई आकार के, एच आकार के, यू आकार के, टी और एल वाई आकार के प्रमुख होते हैं, इसमें से ई आकार अधिक व्यवहारिक होता है। ई आकार वाला जो विद्यालय होता है, जैसे कि विद्यालय को कई आकारों से बनाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावी जो है ई आकार वाला होता है, जिसमें कि 2 रूम होते हैं और एक प्रिंसिपल ऑफिस और एक बरामदा होता है ई आकार वाले क्षेत्रों में। जैसे इसे नहीं बात होती है, यहाँ से एक रूम हो गया, यहाँ से एक रूम हो गया, और यहाँ से विद्यालय का जो प्रधानाध्यापक का कक्ष होता है ये हो जाता है प्रिंसिपल कक्ष जिसको कहते हैं। और उसके बाद ये जो क्षेत्र होता है, ये वाला क्षेत्र तो जो बरामदा का कार्य करता है। तो इस आधार पर ई वाला जो आधार होता है सबसे व्यापक होता है, ये चीज को बस ध्यान में रखिएगा। अगला है समाज का लघु रूप, विद्यालय को समाज का लघु रूप माना जाता है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। और अगला पॉइंट है विद्यालयों में मानवीय संसाधन प्रबंधन के प्रमुख अंग होते हैं, जैसे प्रधानाध्यापक।
अब देखिए मानवीय संसाधन के अंतर्गत विद्यालय के मानवीय संसाधन के अंतर्गत प्रधानाध्यापक हो जाएंगे, अध्यापक हो जाएंगे, छात्र एवं समुदाय, ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक अभिभावक संघ और साथ छात्र शिक्षक संघ जो होता है, ये जो है मानवीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं विद्यालय में। तो पूछेगा कि विद्यालय के मानवीय संसाधन के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो प्रधानाध्यापक, अध्यापक, छात्र एवं समुदाय, ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक अभिभावक संघ और शिक्षक छात्र संघ, ये सभी के आते हैं विद्यालय के मानवीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद शिक्षण प्रक्रिया के घटक, शिक्षण प्रक्रिया के घटक क्या हैं उसको समझते हैं। शिक्षण प्रक्रिया के घटक की अगर बात करें तो शिक्षण प्रक्रिया के 3 घटक होते हैं जो कि प्रश्न बना हुआ है। पहला शिक्षक, जिसको हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र चर कहते हैं, और छात्र जिसको आश्रित चर कहा जाता है, और पुस्तक एक होता है, पाठ्य पुस्तक जिसको कहते हैं वो होता है, एक होता है। और ये शिक्षण प्रक्रिया के प्रमुख 3 अंग होते हैं। तो शिक्षक, छात्र और पुस्तक या पाठ्य पुस्तक कह सकते हैं। तो 3 चर घटक भी कह सकते हैं। अगला पॉइंट समुदाय से, समुदाय एक सक्रिय शैक्षिक संस्थान है। तो ये देखिए समुदाय की काफी महत्वपूर्ण विशेषता है कि समुदाय एक सक्रिय शैक्षिक संस्थान है। हर सक्रिय और शैक्षिक संस्थान है समुदाय। अगला पॉइंट है लर्निंग कॉर्नर। देखिए ये प्रश्न पूछा गया है कि लर्निंग कॉर्नर होता क्या है। तो लर्निंग कॉर्नर का शाब्दिक अर्थ है सीखने का कोना, यानी कि वह कोना जहां पर बच्चे अपने ज्ञान को सीखते हैं, बढ़ाते हैं, जिससे वह स्पष्ट होता है कि विद्यालय का वह स्थान विशेष जो सीखने में सहायता प्रदान करता है लर्निंग कॉर्नर कहलाता है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, लर्निंग कॉर्नर किसे कहते हैं। तो अब हमारा जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट थे इम्पोर्टेंट शैक्षिक प्रबंधन प्रशासन के अंतर्गत आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को हमने इस वीडियो में कवर कर लिया, और बचे खुचे कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं शैक्षिक प्रबंधन प्रशासन के अंतर्गत आने वाले, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए दोस्त वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।